अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे उस जमात की जिसने पूरे सिस्टम को ललकारा था, लेकिन अब खुद सिस्टम से बाहर होती जा रही है। जी हां, मेरे कप्तान की जमात तहरीक इंसाफ, जो कभी जलसे जुलूसों से निज़ाम को हिला देती थी, कहा जा रहा है कि आज खुद अपनी सियासत को बंद गली में ले जा रही है। जरा याद करें, मेरे कप्तान ने 2 माह कबल जुलाई के आगाज में पार्टी को पैगाम दिया था कि 5 अगस्त को नई एहतजाजी तहरीक अपने नुक्ता उरूज पर होगी और उसे वो जेल से खुद लीड करेंगे। 5 अगस्त गुजर गई तो फिर कहा कि 14 अगस्त को कौम सड़कों पर होगी और फिर कुछ नहीं हुआ। कोई मुतासिरकुन एहतजाज नहीं हुआ, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई कॉर्नर मीटिंग भी नहीं हुई। और यहां तक कि मेरे कप्तान के बेटों की पाकिस्तान आकर एहतजाज में शिरकत की बातें भी हुई। वजीरों की खबरें चली, फिर नायकॉब कहीं गुम गए, नए वीजे की दरख्वास्तें कहीं फाइलों में गुम हो गई और फिर बेटे अमेरिका से लंदन वापस पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान ना आए। मेरे कप्तान को जेल से निकालने के लिए 90 दिन की बातें भी हुई। रिहाई ना होने की सूरत में सियासत छोड़ने के बुलंदबांग दावे भी किए गए, लेकिन मेरे कप्तान को जेल से बाहर निकालने की तगदौ करते करते अब तहरीक इंसाफ खुद सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने के बाद कौमी असेंबली की कार्रवाई का बायकॉट, ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन का बायकॉट भी कर दिया गया। अब अगला मरहला कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफों का भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि मेरे कप्तान को जेल से निकालने की तहरीक कहां गई। उसका जवाब भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साफ अल्फाज में दे दिया। कहते हैं, मेरे कप्तान की रिहाई की राह में 2 बड़ी रुकावटें हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार है नहीं। नाज़रीन, अब अगर अली अमीन गंडापुर की बात मान ली जाए, जिसके मुताबिक अपनी रिहाई के लिए सब कुछ मेरे कप्तान ने ही करना है, तो बाकी पार्टी किस काम की है? क्या उनका काम हुकूमती ओहदों से लुत्फानंदोज होना है? सवाल यह है कि क्या ये तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मेरे कप्तान को जेल से निकाल पाएगी, या ये तहरीक इंसाफ को मजीद तन्हाई की तरफ धकेल रही है? और आज की ताज़ा खबरें ये हैं कि मेडिकल बोर्ड ने जहां जेल में मौजूद मेरे कप्तान को सेहतमंद करार दे दिया है, वहीं साथ ही ये भी कह दिया है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट की भी जरूरत है। अब ये सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या है? क्या मेरे कप्तान के लिए जेल का माहौल बदला जाएगा या फिर उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा? क्या कहीं कोई नरमी भी आ रही है या फिर इन तमाम खबरों के बीच एक बार फिर डील की बाज़गत सुनाई देगी? इस अहम इशू पर आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या तहरीक इंसाफ की बाइकॉट की सियासत निजाम को चैलेंज कर रही है या फिर खुद को कमजोर कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या तहरीक इंसाफ की सिस्टम से लड़ाई पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई तब्दीली लाएगी या ये सिर्फ सियासी इंतशार को हवा देगी? सवाल नंबर 3, क्या तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की रिहाई के लिए कोई वाज़ेह रोड मैप है या अब सिर्फ खान की रिहाई एक नारा ही बनकर रह गई है जिसके गिर्द पार्टी अपनी सियासी बका का खेल खेल रही है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल से बाहर निकालते निकालते खुद को सिस्टम से अलग करती जा रही है। क्या कौमी असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट, ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने के फैसलों से हुकूमत को कोई खास फर्क पड़ेगा? सवाल नंबर 5, जेल में मौजूद इमरान खान की सेहत जहां मेडिकल बोर्ड ने तसल्ली बख्श करार दी, वहां उन्हें सपोर्टिव मैनेजमेंट भी तजवीज की गई है। क्या हुकूमत मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर अमल दरामद करते हुए मेरे कप्तान को सपोर्टिव मैनेजमेंट मुहैया करेगी? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात तो खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आज वफाकी वजीर रेलवे ने असेंबली में खड़े होकर वजीर दिफा पर कड़ी तनकीद की। हुकूमती हलकों में भी वुज़रा ऐवान में खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? सवाल नंबर 7, आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की रिहाई की राह में 2 बड़ी रुकावटें हैं। एक, मुल्क में कानून पर अमल ना होना और दूसरी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो खिंचाव जिसे खान साहब ने खुद पैदा किया और अब उन्हें ही खत्म करना है। अगर मामला इमरान खान ने खुद ठीक करने हैं तो जेल के बाहर मौजूद सियासी क़यादत आखिर कर क्या रही है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आपके सामने हमने 7 सवाल रखे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असेंबली के सेशन का बॉयकॉट, ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट, इसके साथ साथ कायमा कमेटियों से इस्तीफे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ये तहरीक कामयाब हो पाएगी या नहीं? इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके वकील और रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ हसन अयूब साहब भी मौजूद हैं। हसन साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है पार्लिमानी सियासत के हवाले से कि उन्होंने आज एक अपनी असेंबली का सेशन मुनक़िद किया कौमी असेंबली के बाहर।
समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदे देना शुरू करेगी? देखिए, ये तो हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अभी ये इस किस्म के एहतजाज शुरू किए हैं। ये इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में जब MQM इत्तेहादी थी, तब इत्तेहाद में होते हुए भी वो बाहर एहतजाज करते रहे। तो इस तरह की चीज़ें तो देखने को मिली हैं माजी के अंदर भी और आइंदा भी मिलेंगी। ये मतलब जमहूरी अमल है, इसमें किसी किस्म की आप तनकीद नहीं कर सकते। जिस किस्म के ऐलानात किए गए, बाहर नारे लगाए गए कि उन्होंने कहा कि हलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे हैं उनकी गिरफ्तारियों को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया, असम्बली को भी जो है वो जाली करार दिया। लेकिन उन्होंने नहीं जाली करार दिया तो जो कायमा कमेटियाँ हैं उनमें से इस्तीफ़े जिन लोगों ने देने थे 100% लोगों ने अपने इस्तीफ़े सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिए। लेकिन वो आज 3-4 दिन गुजर चुके हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे सारे के सारे स्पीकर कौमी असम्बली के पास या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर। अभी तक भी 47 का नंबर जो है वो पहुंच सका है। तो बाकी अरकान क्या क्यों गुरेज कर रही हैं इतने, किस बात, इस ताखीर की वजह क्या है? अच्छा, नारे भी लगाते हैं और फिर जो है वो इस्तीफे भी नहीं पहुंचाते। नहीं, वो हसन साहब वो तो बाकी सर वो तो और बात है ना। लेकिन अब ये जो काम स्टार्ट हो गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा सियासत पे? क्या फ़र्क पड़ना है जी, बस इमरान खान साहब की आंखों में जो कहते हैं धूल झोंकने के लिए ये अमल हो रहा है कि जी हमने बड़ा एहतजाज किया है पार्लियामेंट के बाहर, हमने पार्लियामेंट की जो ईवान की कार्रवाई है इसका बायकॉट कर लिया, हम बाहर आ गए हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो लोग बाहर आए, क्या वो दिल से बाहर आए? क्या ये मेंबरान पार्लियामेंट से बाहर रहना चाहते हैं? इमरान खान साहब ने डिक्टेटरशिप के तौर के ऊपर जो फैसला दिया उसके ऊपर यानी ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने तो अमल कर दिया। लेकिन इवन के अली मोहम्मद खान साहब भी इस्तीफ़ा तो वो जमा कराए थे स्पीकर साहब के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मतलब उनकी मंशा के बरक्स है, क्योंकि पार्टी का फैसला है तो उसके सामने उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया। बैरिस्टर गौर भी ये फैसला जो है इख्तियार नहीं करना चाह रहे थे, पार्लिमानी पार्टी का फैसला कुछ और था। इमरान खान साहब ने बुलडोज किया उस फैसले को, एक चीज़। दूसरा, महमूद खान अरशद साहब क्या कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तिलाफ बन चुके हैं? तो अमल दरामद तो नहीं कर रही ना पार्टी, जहां पर जो बड़े ओहदे हैं उस पर भी ये अमल दरामद नहीं किया। अब ये देख लें कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब मेरा दोबारा हसन साहब मेरा दोबारा सवाल है, आप इसको पार्टी के चेयरमैन की डिक्टेटरशिप कहें, इमरान खान साहब की डिक्टेटरशिप कहें, जो भी कहें, उन्होंने हुक्म दिया, पार्टी के लोगों ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। ओवरऑल जो मुल्क की डेमोक्रेसी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका? कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं। मतलब आपको क्यों लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? ये इस्तीफे दे दें, इस्तीफे दे दें। देखिए, अप्रैल 2022 को भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो ये लोग इस्तीफे देके निकल गए थे ना बाहर जी। तो क्या फर्क पड़ा? फिर कहते थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करो, जाकर चुप चुप कर ये बात करते थे। और फिर इस्तीफे जब जिन नशिस्तों के ऊपर मंजूर करने थे तो वहां पर स्पीकर कौमी असम्बली साहब जो है उस टाइम इस्तीफे मंजूर भी करते रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक जमात के तौर पर, एक मुट्ठी के तौर पर आपको सियासी अमल का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी या ओपोजिशन करती हुई दिखाई देगी? मुझे तो इस बात के ऊपर जो है वो यकीन नहीं है। अब लोग अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। ठीक है, राहें क्या मतलब? राहें जुदा कर सकते हैं, इसका क्या मतलब था? कि पार्टी डिसिप्लिन से बाहर निकल जाए। हो सकता है कि पार्लिमानी ग्रुप बन जाए जो बाहर आके कहे जी कि हमारी अपनी जो है वो नजरियात हैं, हम हमारे ऊपर पार्टी के जो है अपने फैसले मुसल्लत ना करे, पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी वही हमारा फैसला है। अजहर सिद्दीक साहब, ये आप हसन अयूब साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये तो कहीं कहानी उस तरफ ना चला जाए कि खाया पिया कुछ नहीं, इस्तीफा दिया बारह ने, फायदा क्या होगा इस सारी चीज का? फिर बहुत शुक्रिया। हसन की बातों में परेशानी है, मैं बता दूं आपको। अच्छा। इन्हें इतनी फिक्र किस बात की आ गई? इस जमहूरी निज़ाम की, इस गिरते हुए निज़ाम की परेशानी किस बात की हो गई है? भाई हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जो हमारा राइट है, हम क्या एक्सरसाइज करें। और जहां तक अगर इतनी परेशानी नहीं तो आजकल ये डरे डरे क्यों है? ये मजलिसों में बैठ के ये परेशान क्यों फिर है? 2 एक सीधे तो ले लिया ऑलरेडी उन्होंने, कौन डरा? परेशानी क्यों है? कौन अजहर साहब, कौन डरा है? सर, अपना नून लीग के, पीपल्स पार्टी ने अब क्या शुरू कर दिया है? यानी उन्होंने एक ड्रामा शुरू किया है मिली भगत के साथ कि जनाब हम अपोजिशन में जाने वाले हैं, यानी बुनियादी तौर पर बताने के लिए कि अगर ये सीटें खाली होंगी आएंगे तो हम आकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। बैठ जाए भी अब अपोजिशन के अंदर ऐसे नहीं। देखिए हम पे इल्जाम क्या है, वो कहते हैं जी 26वीं तरमीम का हिस्सा रहे, अब हालांकि हम हिस्सा नहीं थे। वो भाई क्यों बने इस निजाम का हिस्सा के? मिसाल के तौर पर आज कई कानून साजी होती है, आप हिस्सा बने, अच्छा क्या करेंगे आकर?
मुझे कोई एक कानून बता दे कि जहां अपोजिशन ने कोई बात की हो, कुछ उसका कोई फर्क पड़ा हो, कोई 26वीं आईनी तरमीम के तो जो गुजारिशात की थी, जो कहा था, उसमें कोई असर हुआ हो? नहीं कोई तो एक बता दे। अजहर साहब, अगर आप लोगों ने इस निजाम का हिस्सा नहीं बनना था तो अभी सेनेट के जो इलेक्शंस हुए थे केपी के अंदर, उसके अंदर क्यों हिस्सा लिया था? वो भी ना लेते। देखिए देखिए, सेनेट वाला जो इदारा है ना, उसका कौमी असेंबली से या सूबाई असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनका इलेक्शन, वो एक इलेक्शन का प्रोसेस हो गया। कल असेंबलियां डिसॉल्व हो ना डिसॉल्व हो, सेनेट को अपनी जगह पर मौजूद रहनी है। अच्छा। इसलिए सेनेट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरफ आना है या नहीं आना। बात ये हो रही है लेजिटिमेसी के। मैं बात खत्म कर दूंगा, आपका जवाब सारा मिल जाएगा आपको। जी ठीक है। देखिए, पहले तो उस वक्त तो उन्होंने इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे। अभी इन्हें तो वेलकम करना चाहिए। स्ट्रेटेजी की मैं बता दूं आपको, इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी है, जो ये था ना कि जनाब हम अपोजिशन का हिस्सा बने। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दे मंसूर साहब, अपोजिशन में रह के क्या कर लेंगे, या क्या 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 सह सुनी गई नहीं है? तो फिर पार्लियामेंट की बात करें। नहीं अजहर साहब, तो ऑपोजिशन से बाहर जाके सड़क पे खड़े होके तो उधर क्या कर लेंगे? सर देखिए, बात बड़ी वाजे है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो शेकन हो चुकी हुई है। ये पिछले 3.5 साल, अब देखिए, मैं तो हमेशा ये बयान करता रहता हूं कि अब ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक के दौर में 20-22 महीने की हुकूमतें रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट साथ रही है, नहीं रही अलग बात है। उसके बाद 3-3.5 साल की एक एवरेज लाइफ है। ठीक। तो 3-3.5 साल इस निजाम ने गुजार ली हैं। इस निजाम के, मैं ये तो नहीं कहता गिरने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन जरा बात को समझना ये है कि हमने कोशिश पूरी करके देख ली कि आप अगर कोई एहतजाज करना है, उसको कौमी असेंबली के दरवाजे बंद कर दो। पूरे मुल्क में एहतजाज करना है, 144 साल लगा दो, लोगों को उठा लो। यानी किस पार्लियामेंट का हिस्सा बनना है कि जो आपके जमहूरी हक नहीं लेकर दे सकी ना। और यहाँ क्या है, देखिए अभी क्या किया है, ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा क्यों बने जी? बात बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। 30 दिन के अंदर रेफरेंस जाना था, 90 दिन के अंदर डिसाइड करना था। इलेक्शन कमीशन का भी आया कोई नहीं है, ना वो पार्टी है, पकड़ के ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कौन से निजाम की बात कर रहे हैं? अब परेशानी ने इतनी परेशानी की फतक होने लगा, इतनी परेशानी किस बात की है? कायमा कमेटी से भी आएंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक आने वाले दिन में इस्तीफे भी आएंगे। संभालें इस असेंबली को, लेके जाए इस असेंबली को, अचार डाल लें इसका, देख लेंगे क्या होना। पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी इनकी सत्यानाश हो जाएगी। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो भी रह जाएगी। यानी ये जो ख्वाब बनी बैठे हैं ना कि हम 5 साल पूरे करेंगे, ये वक्त बताएगा। तो इख्तियार वली साहब अचार डालने का मशवरा दे रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब पराठे भी बनवा लीजिएगा सर, ये फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? वो कह रहे हैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी जब हम लोग नहीं होंगे वहां पे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। मुझे नहीं पता कि आजकल इनका कौन सा दौर चल रहा है कि इनका अचार खाने को दिल कर रहा है, नहीं या अचार के लिए जो है ये ललचार है, मुझे नहीं समझ आ रही। खैर, ये अचार का है या मिठाई का है, हमारी तरफ से सलाम ही है, ये खाते रहें। कौमी असम्बली जो है मंसूर भाई, दर हकीकत बात ऐसी है कि कौमी असम्बली में जो ये लोग बैठे हैं, तो इसका असल काम ये था कि इन्होंने हक के नुमाइंदगी, वो भी आवाम का, इन्होंने अदा करना था। मुझे ये बताइए कि 1.5 साल अभी होने को है, 1.5 साल में इन्होंने आवाम की नुमाइंदगी किस खाते में की है? ठीक, कोई एक शोबा मुझे बताइए। मुझे तो नहीं लगता। इनके पास एक ही एजेंडा है, एक ही विजन है, एक ही बात है, एक ही नारा है कि हमारे कैदी को छोड़ दो, एम ही छोड़ दो। 26 ये 9 मई भी भूल जाओ, ये सारे ये 190 मिलियन पाउंड भी भूल जाओ, ये जो आपने किया है वो सब कुछ भूल जाओ, बस कैदी को छोड़ दो। आवाम के नुमाइंदगी का इन्होंने कोई हक अदा न किया है, न ये कर सकते हैं। जब ये हुकूमत में थे तब भी नहीं किया, जब ये पोजीशन में थे तब भी नहीं कर सकते। इख्तियार साहब, मुझे कथा कलामी की माजरत सर, आपका लीडर और मरियम नवाज साहिबा जब अंदर थे तो आप लोग भी तो सिर्फ उन्हीं की बात करते थे ना। आप कौन से कोई अवामी मसाइल के बारे में डिस्कशन करते थे सर? आप भी यही काम करते थे। मंसूर भाई, जी मंसूर भाई, अगर ये तनख्वाहें ले रहे हैं, हाँ। ये जो तनख्वाहों में बढ़ोतरी का बिल आया है, सबसे पहले इस पे दस्तखत इन्होंने किए थे। ये इन तनख्वाहों से छलांग लगा सकते हैं, ये इन मराहत से ये आगे जा सकते हैं? नेवर। नहीं, छोड़ देंगे सर, वो के भूखे इक़्तिदार के रसिया सर छोड़ देंगे, कभी भी नहीं छोड़ देंगे इख्तियार साहब, छोड़ देंगे। सारी तनख्वाह वापस होगी सर, ये वापस करेंगे। लगा लें आप। इस फरसुदा निजाम के मुंह के ऊपर मारेंगे तनख्वाह। आप देखिएगा, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने सारा गाड़ियां भी वापस करेंगे, सारी चीजें वापस करेंगे। नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप लगाए मेरे साथ शर्त इख्तियार साहब। ना ये गाड़ी छोड़ेंगे, मेरी आपकी शर्त लग गई है।
नहीं मैं हम न्यूज चैनल पर आके आपको मैं 5 दुम्बे इधर आपको जुबा करके दूंगा। ये मेरा आपके साथ बात है। बड़ी बड़ी बात करें मंसूर भाई बुलाना फिर आपने नहीं सर, मैं आपने चैलेंज दिया ना, सर एक मिनट इख्तियार साहब, आपने चैलेंज दिया, ये आपके दुम्बे में हलाल करवा के रहूंगा, आप देखिएगा। अजहर सिद्दीक साहब अभी आपका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। ये कौमी असम्बली के एयर कंडीशन हॉल को ये मरते मर जाएंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। जी मैं एक मिनट सर, अजहर साहब को जवाब देने दें सर, अजहर साहब को होल्ड ऑन अजहर साहब को जवाब देने दें सर, अजहर साहब को जवाब देने दें। नहीं ठहरे सर, ठहरे, यहाँ पे 5 दुम्बों का मसला बढ़ गया। जी अजहर साहब, नहीं मेरी बात सुने, दुम्बे देखो कोई आसान करना है, या तो ये कहें इस्तीफे छोड़िए, इस्तीफा दे देंगे, ये भी घर बैठ जाएंगे, यानी इस तरह की तो बात करे ना कोई कि कल नहीं दिए या इनका वजीर आज़म भाग जाएगा, इस्तीफे दे देगा। और जो देखे, मैं सिर्फ बात आपकी बड़ी बात है, परेशान क्यों अजहर साहब ने एक मिनट है ना, अजहर साहब सर होल्ड ऑन, एक बात इन्होंने की सर, एक मिनट सर, आज 2 सितंबर 2025 है सर, आज 2 सितंबर 2025 है। 2 अक्टूबर 2025 या 2 नवंबर 2025 तक आप लोग कौमी असेंबली का एयर कंडीशन हॉल छोड़ चुके होंगे, ये दावा चैलेंज रखते हैं यहाँ पे। नहीं देखिए, मैं बता दूं आपको, नहीं ये देखिए, अभी बात बड़ी वाज़ेह है, स्टेजेस के अंदर चला गया है, और इसके हवाले से बड़ा वाज़ेह बता दूं, इस असेंबली में नहीं आना, ये मैं 2 टोक फैसला मैं बता दूं आपको, ये फैसला जहां कहीं भी हुआ है, इमरान खान साहब ने फैसला कर दिया, इस असेंबली में नहीं रहना। क्यों रहे? अजहर साहब डेट देना सर, डेट दें कि जी 2 अक्टूबर 2025 को दोबारा प्रोग्राम होगा, और इख्तियार वली साहब जो है वो अपनी जो शर्त रखी है वो पूरी करेंगे। आप बताइए। 2 अक्टूबर नहीं, वो शर्त जो रखी है वो दुम्बों की शर्त रखी है। खुदारा को इस्तीफे की बात करें कि शहबाज शरीफ इस्तीफा देगा, वो जो डेट देने की बात है ना, डेट देने की बात आपको आ जाएगी आजकल के अंदर, अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, 3 महीने आगे की ले लेते हैं की बात, सिर्फ एक बात कर दूं, 3 महीने आगे की ले लेते हैं पंजाब असेंबली के अंदर जब दिल करता है स्पीकर का 15 सेटिंग्स के लिए, 30 सिटिंग्स के लिए, बहुत बुरा है। कौन सी असेंबली की बात कर रहे हैं साहब? बहुत बुरा स्पीकर, बहुत बुरा प्राइम मिनिस्टर, बहुत बुरा, पूरी डेमोक्रेसी बहुत बुरी। आप मुझे सिर्फ डेट दें। अच्छा, 1 जनवरी 2026 रखें। देखिए मैं बताऊं, 1 जनवरी 2026 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली छोड़ देगी। मंसूर भाई मैं बता दूं, देखें डेट वाला जो मामला है ना, ये देखिए, ये फैसला हो चुका है, और ये अटल फैसला है इमरान खान साहब के हवाले से, और पार्टी उनके फैसले पे अमल दरामद करेगी। सर, अटल फैसले पहले भी बहुत हुए ना सर, बात की अटल फैसले पहले भी बहुत हुए। ना, इस दफा देखिए मैं बता दूं आपको, ठीक है, ये वाला जो फैसला है ना, ये वापस नहीं होना, टाइमिंग क्या होनी है, किस वक्त होनी है, ये कोर कमेटी, सियासी कमेटी इमरान खान साथ मशवरे के बता के फैसला करेगी। हसन अयूब साहब, एक तूफान आ रहा है सर, अजहर सिद्दीक साहब ने बता दिया, तूफान, सैलाब जिस तरह आ रहे हैं, इस तरह एक तूफान आने वाला है पाकिस्तानी जमहूरियत में सर। हसन अयूब साहब, देख रहे हैं आप? देखिए, इन्होंने अगर असेंबलियों का बायकॉट करना था तो इंतखाबात के बाद करते। वो कहते हैं ना, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है अपने मुंह पर मारना चाहिए, तो ये वो मुक्का है जो अपने मुंह पर मार ले तहरीक इंसाफ। अब इस्तीफे दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो बेसिकली इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं जेल के अंदर हूँ और ये तमाम मराहत हासिल कर रहे हैं, तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त की कॉल जिसको नुक्ता अरूज पर पहुँचना था वो ठुस हो गई। वो टोकन जो है वो एहतजाज के तौर पर सामने आए, और उसके बाद जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में बात की थी, इंट्रो में बात की थी, कि उसके बाद तो वो तारीख गायब है ना जी, कुछ भी नहीं है। तो अब बात ये है कि आप मुसलसल अपनी तारीखें के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो फाइनल कॉल थी वो भी नाकाम हो गई। फाइनल कॉल के बाद आपने मुझे एकदम हसन भाई एक मिनट, मुझे ना एकदम एक आइडिया जिन में आया है, ये अभी आया है, अभी जब आपने बात की ना 5 अगस्त की, तो एकदम आइडिया है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब के साहबजादों ने पाकिस्तान आना था, उनका वीज़ा नहीं हो सका, नाइकॉप जो है वो गुम चुके हैं, ठीक है, दोनों बेटे हैं बरतानिया में, अजहर सिद्दीक साहब भी इस वक्त बरतानिया में हैं। मेरा ख्याल में उनकी कानूनी मामलत करते हुए उनके नाइकॉप्स को ढूंढने में अजहर सिद्दीक साहब बड़ी मेहनत कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। आप एग्री करेंगे इस बात पर? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा सर, है ना? मैं एग्री करता हूं। अजहर सिद्दीक साहब इसमें कोशिश करें, मैडम जमाइमा गोल्डस्मिथ से रब्ता करें और उन्हें कहें जी कि मैं इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, उसके लिए
और मैं भी ऑफर करता हूं जी, फीस भी मैं ऑफर करूंगा, उनका टिकट भी मैं दे दूंगा। आज बता दें कि खैर है क्यों है, टिकट भी मैं अपनी पॉकेट से पे कर दूंगा। कोई 5 दुबे दे रहा है, कोई फीस भी दे रहा है, वो पाकिस्तान आ जाए। बात सुने, इस तरह है मामला, इस तरीके से है। आगे बात देखिए, कासिम और सलमान जब अमेरिका गए हैं, वो अपनी कंपनी रजिस्टर करने गए थे वहां पर अमेरिका में, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं गए थे। और नहीं हसन साहब, ये क्या यार, रजिस्टर करके आए हैं, हसन साहब ये कौन सी कंपनी सर, क्या हो गया? वो अपने वालिद की वजह से। चले मैं जवाब दे दूं अगर इजाजत दे दें। सिलिकॉन वैली का, सिलिकॉन वैली में हसन साहब को बात, जी 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 हसन साहब। अच्छा मैं जवाब दे दूं? नहीं हसन साहब को बात कंप्लीट करने दे सर जी। बात इस तरीके से है कि इमरान खान साहब के साहबजादों ने पाकिस्तान नहीं आना, वो बेसिकली नहीं चाहते इमरान खान साहब भी कि साहबजादे पाकिस्तान आए, क्योंकि देखिए आम आदमी का बच्चा जाए डंडे खाए, रोड पर शेल खाए, वो तो जनाब देखिए इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो क्यों आए जी? और वो बच्चे हैं, वो बच्चे जनाब 27-30 साल उम्र हो गई है, यहाँ 18 साल का बच्चा जो है वो जेल में बैठा हुआ है। ठीक, जो तहरीक इंसाफ के कितने लोग लेकर आए हैं, 400-500 बच्चा तो अडयाला जेल के अंदर है। अब उनकी जो 3-3 4-4 महीने के बाद जब पेशी होती है तो वो रोते हैं जी। उनके स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे, वीडियो स्टेटमेंट्स, कि जी हमारा किसी ने मुड़ के हाल तक नहीं पूछा, कानूनी मामले तो दूर की बात है, एक टाइम की रोटी तक नहीं पहुंचाई गई, और फिर ये कहते हैं जी कि वो किसी के बच्चे नहीं थे। अब बात ये है कि अब अली मीन गंडापुर साहब ने भी हैंड्स अप कर दिया जी कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुझसे उम्मीद ना रखें, वो इमरान खान साहब जाने और उनकी रिहाई जाने। और वो कह रहे थे जब पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, जब कानून जो है वो उस पर अमल दरामद होगा, तो खान साहब ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। मक्खन में से बाल की तरह जो है वो अली मीन गंडापुर ने खुद को बाहर निकाल दिया। वही अली मीन गंडापुर है जो कहते थे कि मैं कफन पहनकर आ रहा हूं और इमरान खान की रिहाई के बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक, और वो कहते थे कि अगर हम घर ना वापस पहुंचे तो घर वाले हमारा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लें। ये और आज अली मीन गंडापुर ने पतली गली पकड़ी, जिस तरह इस्लामाबाद से भागते थे उसी तरह भाग गए इस चीज से भी। अजहर सिद्दीक साहब, आप यूके में मौजूद हैं, आपको फीस भी ऑफर कर दी गई है मेरे दोनों पैनलिस्ट की जानिब से। सर इसके कानूनी कार्रवाई का आगाज करें, उनके नाइक ऑफ अरेंज करें, उनके लिए वीजा अरेंज करें सर, दोनों बेटों के लिए, वो पाकिस्तान आ सकें। अच्छा बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बातें की हैं और कमाल की बातें की हैं। अगर डर और खौफ नहीं है तो वीजा देने में क्या मसला है? हाँ, मेरी बड़ी अहम मीटिंग दो मीटिंग्स हुई हैं। किसके साथ? उसके हवाले से, और बड़ी डिटेल। अब यार बहरहाल ये पाकिस्तानियों से ही हुई है, किसी बार हम नहीं है वो एवरफील्ड के अंदर या वो एक मार्बल आर्ट्स के अंदर कहाँ से कौन सी एजेंसियों के लोग आके मिलते थे, हम उनमें से नहीं है। पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई है, बड़ी वजाहत साहब। देखिए मैं दो बातें आपके सामने रख देता हूँ। वक्त जो है ना, परेशानी का वक्त शुरू हो जाता है, यानी मैं इनकी जगह होता, गवर्नमेंट में था ना, अगर इन्हें परेशानी नहीं है और वो यहाँ का जो रेलेवेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने बेचारे ने हाथ उठा ली, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अप्लाई किया हुआ ना वीजा अप्लाई किया, वीजा दें, लेके क्यों बैठे हुए हैं? मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि भाई हमें कहते हैं कि जनाब नहीं भाई, आप इस वक्त जो गेंद है ना वो इनके कोर्ट। और बहुत मैंने तजवीज ये किया है कि बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को लिखा जाए और उन्हें कहा जाए कि जनाब ये वीजे का राइट उनका है, ब्रिटिश सिटीजन आप हैं, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वीजा ना देना जो है ना, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई आइन बता दे, कोई कानून बता दे, बुनियादी हकूक को अपनी तरफ एक रख लें। और हम देखे ना, हम कोई शरीफ बरादरान के बच्चे तो नहीं है ना, उन्होंने आज तक तो बात की नहीं है। एक मिनट, वीजा एप्लीकेंट ने आज तक तो बात की नहीं है, ठीक है? अजहर सिद्दीक साहब बातें कर रहे हैं, उनकी फुप्पी बातें कर रही है, वो एप्लीकेंट किधर है? अच्छा देखिए, हसन को जवाब दे दूं, देखिए अपना हसन भाइयों की तरह से मैं हैरान होता हूँ, ये पार्टी पता नहीं क्यों बन जाता है। देखिए इसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, इसका काम है आराम से बातें इंडिपेंडेंट नजरिया दिया करे। ये पार्टी पता नहीं क्यों बन जाता है, मेरी समझ से बाहर है। इख्तियार वली साहब से पूछते हैं जी, आपका मेरा कितना ताल्लुक है? नहीं वो छोड़ दें इस बात को। हसन देखें, सर मुझे ये बताइए मंसूर साहब, देखिए सर इख्तियार वली साहब की बात सुने सर, हुकूमती वर्जन ले लें। सच्ची बात मैं बता रहा हूं, इख्तियार साहब की बात सुनिए। इख्तियार साहब मुझे ये बताइए, हक क्या है? मुझे ये बताइए, इख्तियार साहब क्या कहता है? अजहर सिद्दीक साहब जो है ना, क्या कहता है? अजहर सिद्दीक साहब, इख्तियार साहब की बात सुने जी, उठा के रखे मैं ही बोलता रहूं। बोले इख्तियार साहब बोलिए आप, सुन ले जी। जी ये जो नाइकोप है ना, ये जो नाइकोप है, मुझे ये बताइए अगर किसी का गुम हो जाए तो इसके रिकवर होने में, दूसरा बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 हफ्ते। इट टेक्स नथिंग। लेकिन आप संजीदा नहीं है,
आप बनाना नहीं चाहते, आप पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मंसूर भाई, मैंने आपके शो में जून के महीने के अवाइल में मैंने कह दिया था कि तहरीक इंसाफ इज नो मोर रेलेवेंट। आपने मुझे दोबारा कहा कि कैसे इररिलेवेंट हो गए, वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये अगर गैर मुताल्लिका नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये कौमी असम्बली से कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जाओ, ये नहीं जा रहे हैं, ये जाएंगे भी नहीं, कभी भी नहीं जाए। डंडा मारो, सोटा मारो, ये नहीं निकलेंगे। और नहीं यार, इख्तियार साहब इस तरह की बात नहीं करते, ऑपोजिशन है सर वो। आप किस तरह बात कर रहे हैं उनके बारे में? सर डंडा मारो, सोटा मारो, और कितने डंडे सोटे मार रहे हैं आपने सर उनको? अच्छा वो देखे ना, हमने नहीं मारना, मैं आपको कह रहा हूँ, वहां में बातें करते रहे जितनी मर्जी। मैं आपको कह रहा हूँ मंसूर भाई, मैं आपको कह रहा हूँ मंसूर भाई, हमने नहीं मारना इनको, बिल्कुल नहीं। अगर आप मारे भी तो ये नहीं जाएंगे। एक नंबर 2, 5 अगस्त की जब आमद का इन्होंने ऐलान किया था, मैंने आपके शो में कहा था कि ये नहीं आएंगे। ये अजहर सिद्दीक साहब चीख कर कह रहे थे, शाहिद खटक कह रहा था, अली जफर साहब कह रहे थे, अली मोहम्मद कह रहा था, एवरीवन, उमर अयूब साहब फरमा रहे थे, जरताज गुल कह रही थी, तो सब कह रहे थे कि वो आएंगे आएंगे। अब क्या आएंगे? अब तो ना तहरीक रही, ना इंसाफ रही, ना कोई मूवमेंट है। कमाल है जी, रहने दे तुसी जी। मैं आपको फीस ऑफर करता हूँ, आपकी फीस जो है वो मैं भर दूंगा। आप इमरान खान के बेटों का जो नॉइकॉप है वो रिकवर करा ले, उसको दूसरा बना के दे दे और ले आए उनको। आप नहीं ला सकते, अब ला ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है, वीजा आप लेने में दिलचस्पी आपकी है ही नहीं। सीधी बात है। देखिए मेरी बात सुनिए मंसूर भाई, जरा अपने गेस्ट को समझा दें। मंसूर भाई जरा अपने गेस्ट को समझाएं कि अपनी टर्न पे बात करें। अपनी टर्न पे जी, मैं टेप नहीं लगा सकता इनको, जरा अपनी टर्न पे बात करें। चले सवाल रख रहा हूँ भाईजान, मेरी बात सुन ले। अब बात ऐसी है, अगर थोड़ी सी आपने और मस्ती की, जो आप समझते हैं ना कि आप हमेशा, कभी आप कहते हैं कि एम्पायर की उंगली उठती है, वहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था, कभी आप पीटीवी में घुस गए थे, कभी आप पार्लियामेंट पे चढ़ गए थे, कभी आप सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ गए थे, कभी आपने इस्तीफे दे दिए, कभी आपने 26 नवंबर किया, कभी आपने 9 मई कर दिया, और कभी आप क्या करते हो। एक बात मेरी याद रखो, आप उस नुक्ते पर पहुँच चुके हैं। अगर आपने मज़ीद कोई मस्ती की तो मेरे ख्याल में आप अली अमीन और उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम आपकी कौमी असम्बली में, आप इनको लूज करेंगे। आपकी पार्टी आधे से ज्यादा धड़ों में तकसीम हो जाएगी, आपके पास आधे लोग भी नहीं रहेंगे। फिर आप इस्तीफे दो, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अचार खाओ, आमों वाला खाओ, तेल वाला खाओ, सिरके वाला खाओ, मर्जी आपके, खाते रहो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इख्तियार साहब, वो इमरान खान साहब के तो ज़हन में ये चीज है ना कि जी वो वोट तो मेरे नाम का डलता है, मैं वहां पे खंबा भी खड़ा करूंगा, उसको वोट मिल जाएगा, जाते हैं तो जाएं, डजंट मैटर। तो सर वो इमरान खान को भी समझ आ गई है कि खंबे ही आ गए, माचिस की तीलियां आ गई हैं। अब खंबे जब आ जाते हैं असेंबली में वो ऐसे ही होते हैं, उनका इतना ही चलता है, इससे ज्यादा काम नहीं चलता। इन तिलों में इतना ही तेल था जितना चल चुका है, मजीद आगे गेम नहीं चलनी, ये इतने ही थे। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इनकी पार्टी में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी है, इनके मामलात गंदे होना शुरू हो गए। ये खुद ब खुद, जिस पार्टी में डिसिप्लिन ना हो, जिसमें छोटे बड़े की तमीज ना हो, जिस पार्टी का नजरिया ना हो, जो पार्टी बनाई इसलिए हो कि इसको गाली दो, उसको गाली दो और इसमें आप पॉपुलर हो जाओ। ठीक, ये पार्टियां जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये चेगोवेरा नहीं बनता, ये नेल्सन मंडेला नहीं बनता लीडर। मैं वही बात करता हूं कि क्रिकेटर में, एक सेलिब्रिटी में और एक लीडर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक सियासी जमात में और इस तरह जज्बाती किस्म के लोगों को इकट्ठा करके उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब संभालें, आप चलाएं। हसन अयूब साहब, अभी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। देखिए इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील मौजूद हैं। हसन अयूब साहब की बात सुने जी। हसन अयूब साहब की करोगे तो मेरे ख्याल में आपको शायद कोई रास्ता मिल जाएगा, इसके अलावा कोई चांस। हसन अयूब साहब, गो अहेड प्लीज। सर, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब, और इनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहता हूं। ये जो उमर अयूब साहब हो जाएं, शिबली फराज साहब हो जाएं, साहबजादा हामिद रजा हो जाएं, जरताज गुल साहिबा हो जाएं, ये सजा भी उनको होगी है, सरेंडर नहीं किया, तो क्या हम इस वक्त उनको अदालती मफरूर कह सकती हैं और मुजरिम कह सकते हैं? अजहर सिद्दीक साहब जी। अजहर साहब जी, मैं जवाब दे देता हूँ। पहले तो मैं देखे ना, परेशानियां आप अंदाजा लगा लें। हमारे भाई हैं इख्तियार वली साहब, यार अब तो आप मिठाइयां बांटने
मजे करें आपसे, अकेले ही खेलेंगे असेंबली के अंदर। इतनी परेशानियां क्यों हैं? पार्टी देखें आप, हमने अब पार्टी के तौर पर फैसला करना, और जो कोई इमरान खान का फैसला नहीं मानेगा आप खुद देख लीजिएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। जो भी इस दफा फैसले की बात है, और ये मैं कह दूं आपको, बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी है। फर्क सिर्फ इतना ही है, लीडर होता है। इमरान खान ने ऐसी स्ट्रेटजी ये दी है, इस स्ट्रेटजी के बाद मैं नहीं समझता कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, इनके लिए जगह नहीं मिलनी है अब। और ये वाली असेंबली, अजहर साहब ये हंस क्यों रहे हैं? इख्तियार वली साहब ये बार बार क्यों हंसते हैं आपकी बात? वो देखे ना, वो इख्तियार वली साहब ने तो हंसना ही है ना यार। परेशानी क्या बात है, इन्हें मिठाइयाँ बांटे ना, इन्हें तो खुश होना चाहिए इन फैसलों के ऊपर। ये आप कह रहे हैं वो डरे में, ये डर में हंसी जा रहे हैं सर। वो जाकर बांटे, जहां कहीं भी बांट रही है मिठाइयाँ बांटे। अब आते हैं अगली बात की तरफ आपके सामने। देखिए, मैं जो आपके सामने रख रहा हूं ना, इस हाइब्रिड नजीम के असरात लेकर कोई गैर सवाल का जवाब दे देना, परवान चढ़ के अगर ये खुश हो तो इससे निजाम नहीं ठीक हो सकता। यानी इन्होंने जिस तरह का निजाम बता दिया, मंसूर भाई आप बता दें ये कौन सा निजाम है? जमहूरी निजाम। यहाँ बात करने की आजादी नहीं है, जहाँ आप आराम से कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते, और ये जमहूरी रवायत सिखाते हैं। यार ये बोल नहीं रहे मंसूर भाई, या तो ऐसे हालात हो तो फिर हमें समझ आती है। अब मैं जवाब देता हूँ हसन अयूब की बात। हसन अयूब साहब जी वो बड़ा मुंतज़िर है सर, कोई शक नहीं है। देखें, इसका बड़ा सीधा जवाब है कि सजाएं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। अपील का राइट उनका तभी वो शुरू होना है जब वो सरेंडर करेंगे, लेकिन उसके राइट को आप ये कहें कि डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ें, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। अगर ये बात होती तो पेशावर हाईकोर्ट हुक्म इम्तनाई क्यों जारी करती? यानी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, मुझे ये बता दें जरा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास यही रह गया? सवाल मेरा अदालती मफरूर से मुतल्लिक है जी, है या वो नहीं पूछ रहे हैं, वो मफरूर है। हीरा ही कोई नहीं मिला, वो कोई हीरा ही ले आके ढूंढ के। देखिए मंसूर भाई, आप इनसे सवाल कुछ और नहीं, सुप्रीम कोर्ट अजहर साहब बता देते हैं। अजहर साहब ये वही चला देंगे। अजहर साहब क्या वो मफरूर हैं या नहीं है? आगे लेके जाना है, आईन और कानून की हुक्मरानी करें। अजहर साहब, कमीशन का जो किरदार है वो ऐसा घिनौना किरदार है, आप खुद अंदाजा अजहर साहब क्या वो मफरूर है? अदालती मफरूर है या नहीं? अजहर साहब क्या वो मफरूर है? मोहम्मद क्या वो मफरूर है? मोहम्मद अजहर सिद्दीक का केस है, यूसुफ रजा गिलानी का, जो PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 है, उसमें भी ये हुआ था। यानी तौहीन अदालत में सजा हो गई। हम भी पूछे क्या वो मफरूर है? लिखा हुआ है अजहर साहब, तो डिस्क्वालिफिकेशन है, नहीं हुई। अजहर साहब क्या वो मफरूर है? और उमर अयूब मफरूर है? क्या वो मफरूर है? बात बड़ी सीधी सी है, जाए अदालतों से जाके पता करें ना मफरूर के हवाले से। नहीं आप बताएं सर, टेक्निकल बात आपके सामने रख रहा हूँ। आप गाइड है सर हमारे, आपने गाइड करना है अजहर साहब। ना देखिए मंसूर, इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है। क्या सर? अगर मफरूर है तो पेशावर हाई कोर्ट ने क्यों हुक्म इम्तनाई दिया है? अगर इतनी परेशानी हो रही, जवाब मौजूद है, वाज़ेह तौर पर जवाब मौजूद है। ठीक। और इन्हें परेशानी की क्या बात है? मफरूर होता था नवाज शरीफ, मफरूर होता था इसहाक डार। सर वो तो सर वो जो हुक्म इम्तना है सर, एक मिनट सर, वो हुक्म इम्तना जो है वो तो इलेक्शन कमीशन की नाअहली के हवाले से है, उनकी गिरफ्तारी को नहीं रोका गया। आप मुझे बताइए क्या, एक मिनट सर, अजहर साहब एक मिनट सर सुन लें, मैं कह रहा हूँ क्या पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को, उमर अयूब को गिरफ्तार करवाने से भी रोका है? ना देखिए, वो तो अपील की अपील फाइल करेंगे, सस्पेंशन होगी, वो अलग इशू है। तो अभी गिरफ्तार होते हैं ना सर, वो इलेक्शन अभी वो गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते सर? अभी गिरफ्तार होते हैं। ओहो देखे ना, वो तो उनको अपील का राइट मिलना ही तब है जब वो सरेंडर करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज इस वक्त कानून के मुताबिक जो एक मिनट चेक कर लेते हैं साहब, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ अजहर साहब कि आज की तारीख में, आज के डेट पे, आज के टाइम पे, आज क्या पुलिस को वो मतलूब है गिरफ्तार करने के लिए या नहीं? हाँ या ना? देखिए, असूली तौर पर नॉन अवेलेबल वारंट या इश्तिहारी होने के हवाले से कार्रवाई का अपना एक प्रोसीजर है। सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई होनी है। मेरी इतला के मुताबिक 87 और 88 की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो बात मुझे तो फर्क बता रहा हूँ ना, कि अगर ऐसा होता तो फिर पेशावर हाईकोर्ट हुक्म, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि जाकर पहले सरेंडर करे। हालांकि मैं नहीं इत्तेफाक करता। कमाल नहीं हो गया वैसे? इख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, गो अहेड इख्तियार साहब। कमाल नहीं हो गया? इख्तियार साहब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये कभी भी आपको नहीं बोलेंगे, आप इनसे सवाल कुछ और करेंगे, ये कभी तौरात खोलेंगे, कभी ज़बूर खोलेंगे, ये मतलब की बात पे नहीं आएंगे। ये कभी अलिफ लैला की दास्तान खोलेंगे, कभी ये हॉलीवुड की किसी फिल्म का चरबा सुना देंगे, कभी ये बॉलीवुड का कोई किस्सा सुना देंगे, लेकिन ये मतलब की बात पे नहीं आएंगे। ये दो सवाल
आज हम इनके गले में डाल के जा रहे हैं कि क्या जरताज गुल और उमर अयूब मफरूर हैं या नहीं है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफा दे रहे हैं, आपने 2 अक्टूबर और 2 नवंबर का कह दिया, और ये कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं ना 2 नवंबर की बात कर रहे हैं। ये एमी टीवी पर आकर लंबी लंबी छोड़ते हैं और वैसे ही लोगों को जज्बाती करके माहौल बना लेते हैं। कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी मर्जी पे सुना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं बता देता हूँ ना क्या होने वाला है। तैयारी करें जाने की, अब आप जाने की तैयारी करें, घर बैठना है आप लोगों ने, आप जाने की तैयारी करें। ठीक है, सही है। ये बात आपने पिछले साल अगस्त में भी की थी जब जलसा हो रहा था। 3.5 साल पूरे हो गए हैं। ये अपने जो अपने अजहर सदीक साहब है ना, आप मशहूर और मारूफ कानूनदान है, सीनियर लॉयर है, इन्होंने गुज़श्ता साल ऐलान किया था कि 14 अगस्त का जलसा इमरान खान हमारे साथ मनाएगा और वो हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हो। जी। फिर उन्होंने सितंबर का ऐलान किया जी। फिर उन्होंने अक्टूबर का ऐलान किया, फिर उन्होंने 24 नवंबर का ऐलान किया, वो जो फाइनल कॉल थी। यार ये फरमूदात अजहर सदीक हैं और मुझे पता है कि इसमें कितना दम है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वहाँ बैठकर अपना काम अपना उल्लू ही सीधे करते हैं। वकील आदमी है, उसने अपने पैसे बनाने, अपनी फीसें लेनी है, इससे ज्यादा कोई काम यार वो नहीं फीस ले रहे, वो कह रहे मैंने फीस नहीं चाहिए। आप बार-बार यार इख्तियार साहब, ये आप फीस का ताना क्यों देते हैं बार-बार? यार बेटे जाने पुराने मजीद सामने रख लें, अपने वालिदैन को हाजिर, अपने वालिदैन की कसम खाकर बताएं कि ये आईन और कानून के मुताबिक नहीं सर, इतनी बड़ी-बड़ी कस्में कर रहे हैं सर। यार खुदा यार कसम खाने की बात आई फीस की बार-बार बात कर रहे हैं। अगर वकील को फीस के ताने दे रहे हैं। कसम और हलफ की बात आई तो अजहर सदीक, मैं आपके सामने 4 किताबें रखूंगा, 4 किताबें और आपको बोलूंगा, मेरी बात सुने। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, अजहर सदीक साहब और हसन अयूब साहब। नाज़रीन, सियासी गुफ्तगू तो हो गई, अब जरा कुछ डैम्स के हवाले से भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक बयान दिया कि काला बाग डैम बनना चाहिए। क्या बन सकता है, क्या इससे मसाइल हल होंगे, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं डैमों की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम ज़रूर बनना चाहिए। उन्होंने कहा मैं सूबाइयत से बढ़ के पूरी कौम के बारे में सोच रहा हूँ, पाकिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ, और इसीलिए उनकी ये राय है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सूबों की राय हमेशा मुख्तलिफ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कालाबाग डैम को लेकर, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन एक बात थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ऐसा बयान आना। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है गंडापुर साहब ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आपके मुल्क की इतनी जरूरत है, रीढ़ की हड्डी है, उसको बिल्कुल डिस्कस ही ना करना सियासत के चक्कर में, ये ज्यादती होगी। काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट इस मुल्क में हमारे मुल्क की जरूरत है। सूबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। बड़ा अहम बयान आया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से। इनके इस बयान के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। क्या ये पॉसिबल है और क्या अगर डैम बन जाए तो सैलाब के मसाइल हल हो सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब जो कि माहिर हैं आबी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अहम बयान दिया है कि कालाबाग डैम की तामीर जो है उसमें उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, जो कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस डैम को लेकर। क्या राय है आपकी इस सिलसिले में? जी, मेरे ओपिनियंस पे बड़ा सिंपल है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस भी वजह से ये बयान दिया है, सियासी बयान है जो भी है, गंडापुर साहब वाटर के एक्सपर्ट नहीं है और उन्होंने किसी के कहने पे ये बयान दिया, और किसने उनसे ये बयान दिलवाया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जहाँ तक इस डैम का ताल्लुक है तो ये तो एक डेड हॉर्स है। इस पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो टोटली इनफीजिबल है पाकिस्तान के लिए इन द करंट सर्कमस्टांसेस। डैम 3 मकासद के लिए बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि सैलाब को कंट्रोल करता है, जो कि ये ऑलमोस्ट नहीं करता। ये सिर्फ छोटे सैलाबों को रोकता है और बड़े सैलाबों को मैग्नीफाई करता है, कोई भी लार्ज डैम हो जाए तो। इसलिए फ्लड कंट्रोल के लिए तो ये है कोई नहीं। दूसरी चीज़ है स्टोरेज की, और तीसरी चीज़ है पावर प्रोडक्शन की। तो इस वक्त जो डैम की बिजली है वो सोलर प्लस बैटरीज के सोल्यूशन से 100 गुना महंगी है। ठीक।
और आप दुनिया के बेस्ट सोलर जोन में रह रहे हैं, तो 21वीं सदी में आके हमें इतनी पुरानी और इतनी महंगी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिजली बनाने के लिए। तो इसलिए बिजली बनाने में भी इसका कोई किरदार नहीं है। अगर आप देखें तो आपका जो नीलम झेलम डैम, जो आपका लेटेस्ट हाइड्रो पावर का डैम बना है, उसमें 1 वॉट को इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपए है। अच्छा, इसको आप 100 से ज़रब दे दें तो ये 20 लाख रुपया बनती है कॉस्ट एक 100 वॉट का बल्ब जलाने के लिए। आप 20 लाख का अगर सोलर सिस्टम लगाते हैं, वो कितने बल्ब जलाता है, आप खुद इस चीज का अंदाजा कर लें। ठीक। तो इसलिए बिजली के लिए भी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तीसरी चीज रह गई स्टोरेज। तो स्टोरेज में ये मर के 6 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करेगा, प्लस एनवायरनमेंट को तबाह करेगा, सूबों को लड़ाएगा, मुल्क में अफरा तफरी पैदा करेगा। एक जो हमाहंगी होनी चाहिए एक कौम के बीच में, उसमें ये खललअंदाजी पैदा करेगा। वो इसकी एक्सटर्नैलिटीज हैं जिनकी कॉस्ट, इसकी जो बनाने की कॉस्ट है उसमें शामिल नहीं है, वो सोसाइटी पे करेगी। ठीक। उसके मुकाबले में आपके पास दरियाओं की रेत के नीचे रिवर एंड एक्वेफर में 500 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज पड़ी हुई है, जो इस कालाबाग डैम की स्टोरेज से 100 गुना ज्यादा है। तो जो पैसा आपने इसके ऊपर खर्च करना है ना, वो आप उस टेक्नोलॉजी पे खर्च करें जो इस दरियाओं की रेत के नीचे पड़ा हुआ पानी, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो कि हमने टेस्ट किया है, बाकायदा हमने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिटेल्ड स्टडीज की हैं, वो पानी पीने के लायक है। वो पानी की स्टोरेज आपकी 1000 दिन से ज्यादा की स्टोरेज है। तो आप उस पे इन्वेस्ट करें। आप गलत इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं ऐसे मॉडल्स के ऊपर जो आउटडेटेड हैं, एक्सपेंसिव हैं, टाइम कंज्यूमिंग है और रिडिकुलसली डिस्ट्रक्टिव हैं फॉर सोसाइटी एंड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट कंपेटेबल है ही नहीं है डैम। हमने अभी देखा इंडिया के डैम से लाभ नहीं रोक सके, एक के बाद दूसरी वेव उनको छोड़नी पड़ रही है। आपका 1992 में आपके मंगला डैम ने कितनी बड़ी फ्लड की वेव छोड़ी थी, और फिर वापडा ने 1994 में खुद रिपोर्ट लिखी थी कि ये जो है ये सैलाब से नहीं बचा सकते आपको। तो किस खाते में उन्होंने ये रिपोर्ट ये कह दिया कि जी वो कालाबाग डैम। मुझे नहीं पता उनके एडवाइजर्स कौन है, खुद वो इस चीज के एक्सपर्ट नहीं है। जितनी तालीम है उतनी बात करेंगे। जी मैं डॉक्टर साहब आपकी बात समझ गया कि डैम इज नॉट द सोल्यूशन, लेकिन जाहिर बात है वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। और भारत से जिस तरह इस मरतबा पानी आया है और ये कहा जा रहा है कि अगले मानसून के अंदर भी यही सूरत हाल हो सकती है, सैलाब दोबारा भी आ सकता है, तो सोल्यूशन क्या है? सैलाब की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, डैम तो सीधी सी बात है ना, सैलाब को नहीं रोक रहे। ठीक है, रोक सकते होते तो हमने 1992 में रोक लिया होता, हमने 2010 का फ्लड रोक लिया होता। ठीक है, तरबेला डैम भी था, वार्षिक डैम भी था, दरिया सिंध पे बने हुए थे, कोई सैलाब नहीं रोक सकते डैम। ठीक है, 3 गॉर्जेस डैम जो चाइना का सबसे बड़ा डैम है, जब बारिशें होती हैं तो उसके भी नीचे के इलाके जो हैं वो उनमें सैलाब आया होता है, पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं उनके। आपने वीडियोस देखी होंगी 2020 में, 2021 में बहुत ज्यादा वहां पे फ्लडिंग हुई थी 3 गॉर्जेस डैम के नीचे। तो इसका हल जो है वो सिंपल है और नेचर बेस्ड है। हल इसका ये है कि आपने अपने दरियाओं के रास्ते को खाली करना है, और ये हर जगह पे इस वक्त दुनिया यही कर रही है। आपने अपने आप को नेचर के साथ कंफॉर्म करना है, आपने अपने आप को सैलाब के साथ हमआहंग करना है, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ आपने दरियाओं के कॉरिडोर्स को मेंटेन करना है। इसमें जितनी रुकावटें आपने बनाई हुई हैं उनको निकाल देना है और दरिया के रास्ते को खोल देना है। यूरोप में मसलन इनिशिएटिव चल रहा है रूम फॉर द रिवर, वो भी यही कर रहे हैं। और ये डैम्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इन्होंने एक्चुअली छोटे सैलाबों को रोक के बड़े सैलाबों को मैग्नीफाई किया है, सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। और 100 साल और मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा मुल्कों ने ये चीज सीखी है अपने पुराने तजर्बात कर करके कि डैम से और इन चीजों से आपका एनवायरनमेंट खराब होता है। और अब एनवायरनमेंट को ठीक करने का जमाना आ गया और पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट कंपेटेबिलिटी की तरफ आ रही है। आपने रिवर एंड कॉरिडोर्स को खोलना है, उसमें वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है, उसमें फॉरेस्ट लगाने हैं, उसके साथ अपनी अडेप्टेशन करनी है, उसके फ्लड जोन्स की मार्किंग करनी है। फ्लड जोन्स के लिए आपने रिस्क मैनेजमेंट के प्लान्स बनाने हैं, अर्ली वार्निंग के प्लान्स बनाने हैं, लेटेस्ट साइंटिफिक टूल्स को आपने इस्तेमाल करना है, और अपने आप को अपने इस एनवायरनमेंट के साथ, इन फ्लड्स के साथ अडेप्ट करना है। ठीक। किसी जमाने में फ्लड कंट्रोल की बात होती थी, फिर फ्लड मैनेजमेंट की बात हुई, आज फ्लड अडेप्टेशन की बात हो रही है। आप इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अगर बनाएंगे
तो आपको ग्रीन फंडिंग से भी पैसा मिलेगा और दुनिया भी आपके साथ चलेगी, और आप अपनी नेशन को डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने कि हम दुनिया के वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं जो एनवायरनमेंट की फिक्र कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप ये डैम शैम के मंसूबे जो है इनका चर्चा करना शुरू करेंगे, तो फिर आप भूल जाएं कि आपको ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग मिलेगी या आपको कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इन कामों के लिए पैसे देंगे। अभी तो चीजें बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज हो रही हैं। एनवायरमेंट कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है आपके प्रोजेक्ट्स की, इसलिए आप एनवायरमेंटल कंपैटिबल प्रोजेक्ट्स की तरफ आएं तो आपके लिए दुनिया के भी दरवाजे खुलेंगे और आपके जो ये मसाइल हैं ये भी हल होंगी। जी डॉक्टर हसन अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर हसन अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम से तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।